हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी डिकोड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बुक मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बुक है वो लाइन टू लाइन मैं नहीं पढ़ सकती बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बट आपका ध्यान जहाँ मेरा पेन चलेगा वहां पर होना चाहिए, ठीक है? तो आपको बुक की लैंग्वेज और पूरी बुक अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सीधा उठाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये मैंने गवर्नमेंट की साइट से सीधा उठाया है। तो आर्टिकल 83 में लिख रखा है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेस कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है? तो इन दोनों हाउसेस का ड्यूरेशन ये है राज्यसभा, ठीक है, और ये है लोकसभा। ड्यूरेशन का मतलब है उनका टाइम कितना रहेगा। जैसे लोकसभा में क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, है ना? जनरल इलेक्शन होते हैं, उसके बाद वो हाउस, उसकी टर्म कितनी होती है? 5 साल की होती है ना? 5 इयर्स की होती है। तो ड्यूरेशन और इन दोनों हाउसेस में क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो है वो एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है? क्या है? कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे चैम्बर का मतलब है हाउस, ठीक है? राज्यसभा क्या है? एक हाउस है पार्लियामेंट का। जो तो ये जो चैम्बर है, ये जो हाउस है पार्लियामेंट का, वो क्या है? कॉन्टिन्यूइंग है। कॉन्टिन्यूइंग का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूइंग का मतलब है ये एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, ठीक है? इसका मतलब क्या है परमानेंट बॉडी का? परमानेंट बॉडी का मतलब है जिस तरह से लोकसभा जो है जनरल इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब कि उसके दोबारा फ्रेश इलेक्शन होंगे और दोबारा से जो है एमपी अपनी सीट्स लेंगे, ठीक है? तो एक नया इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में जो है कौन सा मेथड चलता है, किस तरह से जो है हाउस चलता है, उस वो क्या होती है? एक परमानेंट बॉडी होती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि 5 साल बाद जो है डिसॉल्व हो जाएगा। तो होता क्या है? तो ये होता है कि इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है वो बताया है कि ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तो मैम डिसॉल्व नहीं होती तो फिर इसमें फ्रेश इलेक्शन कैसे होते हैं? फ्रेश जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक चीज बताई है कि 1/3 मेंबर, 1/3 ऑफ व्हाट, कितने कितने फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स राज्यसभा में, वो कितनी है? 245। तो 245 के 1/3 मेंबर जो हैं वो क्या होंगे? हर 2 साल में, एवरी सेकंड ईयर, हर 2 साल में क्या होंगे? वो हर 2 साल में जो है उनको क्या किया जाएगा? रिटायर किया जाएगा। कितने मेंबर्स को? 1/3 ऑफ 245 सीट्स, ठीक है? तो इतने मेंबर्स को, 1/3 ऑफ 245 सीट्स को, अब ये रिटायर कौन कौन हो सकते हैं? जो एमपी जो है इनडायरेक्ट इलेक्ट हो गया है वो हो सकते हैं। जो बच्चे नए हैं वो मेरी स्टार्टिंग से शुरू करें क्लासेस, ठीक है? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए वो रिटायर हो सकते हैं 1/3 में, और जो नॉमिनेट किए हैं प्रेसिडेंट ने वो भी रिटायर हो सकते हैं, ठीक है? तो नॉमिनेट कितने होते हैं? 12 मेंबर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है? तो ये दोनों ही जो है 1/3 के अंडर आ सकते हैं और वो रिटायर हो सकते हैं कब? हर 2 साल में इतने। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा हर 2 साल में रिटायर हो जाने चाहिए। मतलब 1/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिटायर होते हैं हर 2 साल। फिर उसके बाद क्या होता है? हर बिगिनिंग में, हर थर्ड ईयर की बिगिनिंग में
2 साल में करना होता है ना, तो तीसरा ईयर लग गया। तो हर थर्ड ईयर की बिगिनिंग में क्या होता है, हर थर्ड ईयर की बिगिनिंग में जो है नए मेंबर आते हैं। नए मेंबर कैसे आते हैं, उनकी जो सीट्स हैं वो फिल की जाती हैं, फिलअप की जाती हैं किससे, फ्रेश इलेक्शन से। मतलब जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होके आए थे उनकी सीट्स खाली होंगी, तो उनको फ्रेश इलेक्शन से जो है वो उन सीट को फिलअप किया जाएगा। और अगर नॉमिनेशन की सीट खाली हुई है तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो ये जो चीज है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बताया है कि जो 1/3 मेंबर है वो क्या होंगे, रिटायर होंगे हर थर्ड बिफोर द थर्ड ईयर बिगनिंग। मतलब हर 2 साल में जो है क्या है, रिटायर होंगे राज्यसभा के क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1/3 of the member thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बस ये दिया है कि 1/3 होने चाहिए, और इसके अलावा मतलब इस चीज को कंप्लीट करने के लिए कि 1/3 मेंबर रिटायर कैसे होंगे, ठीक है, टर्म कितनी होगी फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, पूरा जो है हिसाब किताब कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। किसके हिसाब से, वो एक लॉ बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी, वो एक लॉ बनाएगी। तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, हाँ बनाया है। ठीक है, तो कौन सा लॉ बनाया है, तो लॉ बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो आगे के इसके अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये लॉ बनाया है। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कोई फिक्स टर्म दे रखी है, किसकी, ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, इनकी कोई फिक्स टर्म दी है, ये इतने साल तक रह सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं कुछ नहीं दिया। आप देख सकते हैं आर्टिकल 83 में, आप देख सकते हैं, सब कुछ नहीं है। तो लॉ बनाया है किसने, पार्लियामेंट ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या कर रखा है, ऑथोराइज कर रखा है, उनको पावर दे रखी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है उस एक्ट में, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है, ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या है, फिक्स नहीं किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने साल तक रहेंगे। जैसे लोकसभा में तो कितने साल तक होते हैं, 5 साल तक, जब तक लोकसभा जो है डिसॉल्व नहीं हो जाती। लेकिन राज्यसभा के जो टर्म है वो कितने साल तक रहेगी। ठीक है, तो ये जो चीज है ये पार्लियामेंट पर छोड़ दी गई है। तो पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड किया है कि जो ऑफिस का मतलब है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो कब तक रहेगी उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। ठीक है, एक पर्सन के पास वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट कब तक रहेगी राज्यसभा में, तो वो रहेगी कब तक, 6 ईयर तक। तो शैल बी 6 ईयर्स। ठीक है, तो 6 साल तक ही रहेगी उसके पास वो सीट्स। कोई भी राज्यसभा में इलेक्ट होके जाता है तो वो 6 साल तक उसके पास रहेगी। ठीक है, अब जो बात आती है कि 1/3 मेंबर हम कैसे चूज करेंगे, 1/3 मेंबर हम कैसे चूज करेंगे। तो अब देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको। अब जैसे हमारा जो राज्यसभा जो है वो सबसे पहले फॉर्म कब हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, राज्यसभा जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या है, सीट्स भरी गई थी और उसकी क्या हुआ था, सेशन हुआ था, सीटिंग हुई थी। कब हुई थी, 1952 में ऐसा हुआ था। ठीक है, पहली बार। ठीक है, आजादी के बाद 1952 में हुआ। ठीक है, अब 1952 में अब ये 1/3 देखो, अगर पहली बार हमने 1/3 मेंबर हटा दिए, ठीक है,
तो उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा ना, क्योंकि 1/3 मेंबर क्या हो गए, अब 1/3 मेंबर की सीट्स क्या होगी, खाली होगी। तो अब हम उस पे क्या कर सकते हैं, इलेक्शन डायरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार कैसे डिसाइड हुआ कि हम इनको हटाएंगे, ठीक है, 1/3 मेंबर किन किन को हटाना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड हुआ हटाने का, क्योंकि हमने जो है इलेक्शन जो फिलअप करते हैं उसमें तो कोई डिसीजन नहीं लेना, उसमें तो सीधा इनडायरेक्ट इलेक्शन होके आते हैं, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शन होके आते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। लेकिन हटाना कैसे है, तो पहली बार तो हटाना पड़ेगा ना, तो उस चीज को हटाने के लिए इस एक्ट ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने ये पावर किसको दी, प्रेसिडेंट को दी, कि प्रेसिडेंट साहब आप हटाइए इन 1/3 मेंबर को, ताकि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दे रखा है कि 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में जो है हटाए जाएंगे, और जो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर है मतलब 2 साल के बाद जो है वो 1/3 जो सीट्स हैं वो फिलअप की जाएंगी। तो इनको पहली बार हटाना वो किसको ऑथोराइज किया गया, प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया गया, प्रेसिडेंट को इम्पावर किया गया। इम्पावर का मतलब है उनको पावर दी गई। किस चीज की पावर दी गई, हटाने की, रिड्यूस करने की, क्या रिड्यूस करने की, कर्टेल करने की। कर्टेल और रिड्यूस का मतलब सेम होता है, कर्टेल और रिड्यूस का मतलब सेम होता है। क्या चीज रिड्यूस करना, टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिस, ठीक है, किसमें, राज्यसभा की बात चल रही है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस का, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि 6 साल रहेगी, लेकिन पहले 2 साल तो हमें किसी को हटाना पड़ेगा ना, तो किसी ना 1/3 मेंबर में कोई ना कोई तो ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा जिसकी जो है रिड्यूस होगी, रिड्यूस होने के बाद तभी तो हम 2 साल में उसको हटा सकते हैं। तो 6 साल वैसे रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहली बार हटाने के लिए 2 साल जो है वो 2 साल तक ही रहेगा। तो ऐसे 1/3 मेंबर हम किसको हटाएं, तो इसकी पावर किसको दी गई, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने जो है चूज किया गया किसके बेस पर, तो ये जो फर्स्ट बैच था मतलब 1952 वाला जो बैच था, सारी सीट्स भरी गई, तो ये क्या था, फर्स्ट बैच था, ठीक है। अब इसमें से 245 की 1/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको हटाना है, इसको एम्पावर किया गया प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि हम जो है डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि हम लोटरी सिस्टम से क्या करेंगे, रिटायर करेंगे 1/3 मेंबर को, ठीक है, क्या करेंगे, रिटायर करेंगे, ठीक है। तो कौन रिटायर होना चाहिए, हु शुड रिटायर, तो वो हम तय करेंगे लॉटरी से, ठीक है। लॉटरी सिस्टम क्या होता है, किसी का भी नाम आ गया तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, एक बॉक्स में सबका नाम रख दिया गया। अब किसी ने जाके जो है पर्ची निकाली, 1/3 पर्ची निकाली, ठीक है, तो उसमें जिन जिन के नाम आए वो क्या हो गए, रिमूव हो गए, मतलब वो रिटायर हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए। तो उनकी जो है 6 साल नहीं रही, क्यों नहीं रही, क्योंकि 2 साल में उनको हटाना था। तो उनकी जो 1/3 मेंबर पहले बैच में रिटायर हुए उनकी तो 2 साल थी, तो उनकी क्या होगी, उनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्या होगी, कर्टेल होगी, कर्टेल मतलब रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ये जो है फिर उसके बाद जो है 1/3, जो बाकी के जो 1/3 है उनको क्या किया गया, हटाया गया, ठीक है। और बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में क्या किया गया, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में उन सीट्स को इलेक्ट किया गया, फ्रेश इलेक्शन करवाए गए, ठीक है। अगर किसी को इनडायरेक्ट इलेक्शन की सीट खाली हुई है तो उनको कराया गया, या नॉमिनेशन की सीट खाली हुई है तो उनको नॉमिनेट किया गया। तो ये हुआ हमारे राज्यसभा में, ठीक है। तो ये था ड्यूरेशन। और ये जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये जो एक्ट है ये प्रेसिडेंट को क्या करता है, ऑथोराइज करता है किस चीज के लिए, कि आप प्रोविजन बना सकते हैं, किस चीज के रिगार्डिंग,
प्रोविजन बना सकते हैं किसके रिगार्डिंग, टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ऑर्डर का क्या मतलब है, ये जो टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ये मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें कि कितनी रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए रिटायरमेंट की। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, वॉलंटरी होगी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या जो है कंपल्सरी होगी रिटायरमेंट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग तो एक ऑर्डर तैयार किया गया। ठीक है, टू गवर्न रिटायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, तो इसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर जो है तैयार किया गया बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा क्यों किया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही पावर दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा, और ये एक्ट किसने बनाया है, ये एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने। और ये एक्ट पार्लियामेंट ने क्यों बनाया है, क्योंकि पार्लियामेंट को ही अथोराइज किया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा राज्यसभा का। अब ये जो मैंने बताया ना ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, ये जो है ये ऑर्डर कौन सा था, ये ऑर्डर कौन सा था, ये इस नाम से होगा, ये बनाया गया टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑर्डर 1952। तो ये इस ऑर्डर के द्वारा रिटायरमेंट जो है गवर्न की जाती है किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये आगे आपको समझिए पूरा था राज्यसभा का। अब पढ़ते हैं हम लोकसभा के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोकसभा का ड्यूरेशन। लोकसभा का क्या पढ़ते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। अब मैंने आपको बताया राज्यसभा क्या है, एक कॉन्टिन्यू चैम्बर है। क्या है, राज्यसभा एक कॉन्टिन्यू चैम्बर है। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा राज्यसभा की तरह नहीं है, राज्यसभा की तरह नहीं है, मतलब लाइक नहीं है, की तरह नहीं है। तो क्या है, राज्यसभा की तरह नहीं है। कौन नहीं है, लोकसभा नहीं है। तो अनलाइक राज्यसभा, वो राज्यसभा की तरह नहीं है, तो वो क्या है, अनलाइक है राज्यसभा के। ठीक है, तो अनलाइक का क्या मतलब है कि राज्यसभा मैंने आपको बताया था वो क्या है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। क्या है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। लेकिन लोकसभा क्या है, लोकसभा कॉन्टिन्यू चैम्बर नहीं है, कॉन्टिन्यू चैम्बर नहीं है। तो वो क्या है, तो इसमें क्या है, लोकसभा कॉन्टिन्यू चैम्बर नहीं है, तो उसकी जो नॉर्मल टर्म है वो बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इसकी जो नॉर्मल टर्म है वो कितनी है, वो है नॉर्मल टर्म जो है किसकी, लोकसभा के, जो हाउस है पार्लियामेंट का लोकसभा, उसकी जो नॉर्मल टर्म है वो कितनी है, 5 इयर्स। कितनी है, 5 इयर्स। अब 5 ईयर हम कहाँ से चुनेंगे, 5 ईयर हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे जैसे मान लो जनरल इलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद किसी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का क्या मतलब है कि आपने जितनी भी, अभी लोकसभा में कितनी है, 543 सीट्स है, अपॉन 2+1, जिसने भी इतनी सीट्स मतलब 272 या इससे ज्यादा सीट्स ले ली हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो अपनी क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट बनाएगी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन बैठने वाला है 543 सीट्स पर। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी अपनी सीट्स पे बैठेंगे। ठीक है, सारे के सारी सीट्स फिलअप की जाएंगी, और जिनके पास इतनी सीट्स है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि वहीं से, उसी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, उसी, तो वो क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी वो पॉलिटिकल पार्टी। तो उसी से उनके जो लीड करेगा पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्या बनेंगे, हमारे पीएम बनेंगे।
और वो चूज करेंगे कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन होंगे, कौन कौन इस मिनिस्ट्री को संभालेगा, कौन कौन नहीं संभालेगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बांटेंगे, पोर्टफोलियो का मतलब वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट बांटेंगे, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी सीट लाई है। अभी ये जो सीट्स हैं पूरी 543 सीट्स, अब जरूरी थोड़ी कि सारी की सारी सीट जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास हो जो जीती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ 272 की ही जरूरत है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ही जरूरत है, ठीक है। उसके बाद की सीट हो सकता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास हो। तो ये सारी सीट मिला के क्या बनती है, पूरी लोकसभा बनती है, ठीक है। और इनको प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है इनको प्रिसाइड कौन करते हैं, इनको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसकी जो टर्म होती है, अब ये जो टर्म है कि कितने साल तक 543 सीट्स पर एमपी रहेंगे और वो लोकसभा चलेगी, वो चलेगी 5 साल तक, ठीक है, वो 5 साल तक। मतलब अब जनरल इलेक्शन 5 साल तक नहीं होगा, इसका मतलब है जनरल इलेक्शन 5 साल तक नहीं होगा, ठीक है। तो 5 साल तक बैठेंगी, कब से बैठेंगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। इट्स कौन है यहाँ पर, लोकसभा। तो लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग से, मान लो कि 4 जून 2024 तक, ठीक है, वो पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई लोकसभा की, ठीक है। जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, आफ्टर जनरल इलेक्शन फर्स्ट मीटिंग हुई 4 जून 2024 को। तो इसके बाद के जो 5 साल हैं वो चुने जाएंगे। तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे नया जनरल इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ सेकंड, दूसरा पेज ले लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसमें एक्सेप्शन है नेशनल इमरजेंसी का एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 5 साल तक बैठेगी, ये हमने देखा। कब तक बैठेगी, जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, और वो जनरल इलेक्शन कब होते हैं, 5 साल तक। जैसे ही 5 साल होते हैं वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व का क्या मतलब है, वो अब खत्म हो चुकी है, मतलब अब दोबारा जनरल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो जनरल इलेक्शन है और ये जो डिसोल्यूशन है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 साल में ही हो, जरूरी नहीं है 5 साल में, हो सकता है कि 5 साल से पहले ही, 5 ईयर से पहले ही, बिफोर 5 ईयर क्या हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये मतलब है कि जो 272 सीट्स थी वो अब उस पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं रही हैं। वो क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वो सीट्स छोड़ दी हैं, या तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, या फिर वो कोलिशन की सरकार थी तो वो अब टूटने लगी है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, तो ये 5 साल से पहले भी हट सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, खत्म हो सकती है। डिसॉल्व का सीधा सीधा मतलब है अब क्या होंगे, जनरल इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन क्या है इसमें, ये जो मैंने पूरा चीज बताई कि 5 साल तक रहेगी डिसोल्यूशन की, इसमें एक एक्सेप्शन ये है हमारा जो डिसोल्यूशन का जो है। देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया गया है, किसको, प्रेसिडेंट को क्या किया गया है, अथोराइज किया गया है, अथॉरिटी दी गई है किस चीज के बारे में, कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब कोई ऐसी सिचुएशन बन गई नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो उसको डिसॉल्व कौन करेगा, ऐसे थोड़ी अपने आप डिसॉल्व हो गया अब हम नहीं बैठेंगे सीटिंग में, नहीं, अनाउंस तो करना होता है ना। तो ये अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम, इवन
इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years, 5 साल से पहले, क्योंकि 5 साल से पहले हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया हो। और ये जो चीज है, जब प्रेसिडेंट ने इसको अनाउंस कर दिया, ठीक है, और वो डिसॉल्व कर रहे हैं किससे, 5 साल से पहले, तो ये चैलेंज नहीं की जा सकती, ये चैलेंज नहीं की जा सकती, कैन नॉट चैलेंज, कहां पर, इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब जुडिशरी के द्वारा, ठीक है, जुडिशरी के द्वारा वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो डिसीजन है, ये जो अनाउंसमेंट है कि जो लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है और अब जो है दोबारा जनरल इलेक्शन होंगे, ये जो चीज है चैलेंज नहीं की जा सकती इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इन अ कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब है जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। अब जो टर्म है लोकसभा की वो अब मैंने आपको बताया 5 साल, मैंने आपको बताया 5 साल तक रहती है जब तक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। अब 5 साल तक रहती है, लेकिन आपको पता है ये एक्सटेंड भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, मतलब एक्सटेंड हो सकती है का क्या मतलब, कि ये 5 साल से आगे भी हो सकती है, 5 साल से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, वो हो सकती है सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में। कब हो सकती है वो, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बट फॉर 1 year एट अ टाइम, ठीक है। तो अब जैसे ही पीरियड चल रहा है हमारे, मान लो नेशनल इमरजेंसी चल रही है इंडिया में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है इंडिया में, तो इस दौरान मान लो अभी पीरियड चल रहा है, मतलब पीरियड का मतलब है कि अभी फिलहाल नेशनल इमरजेंसी चल रही है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, अभी जो नेशनल इमरजेंसी है इसको लगाएगा कौन, पार्लियामेंट लगाएगी ना, तो बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट लगेगा, वो लॉ बनाएगी तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। तो इसके द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो पार्लियामेंट को क्या बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा। क्या लॉ बनाना पड़ेगा कि हम जो है 1 साल के लिए, अब जो पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, आप एक्सटेंड कर सकते हो लोकसभा की ड्यूरेशन को, लेकिन आप एक टाइम पर, मान लो पहली बात तो वो लॉ के हिसाब से होगा, पहले पार्लियामेंट लॉ जो है एक एक्ट बनाएगा, एक लॉ बनाएगा, पास करेगा पार्लियामेंट में, क्या कि हम जो है एक्सटेंड कर रहे हैं लोकसभा के ड्यूरेशन को, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि आप जो है एक टाइम पर, कि आपने जो ये एक लॉ किया है ना, इस टाइम पर सिर्फ एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हो 1 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने लॉ पास किया कि हम 2 साल के लिए जो एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 साल के लिए, नहीं, आप सिर्फ 1 साल के लिए कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, ठीक है। तो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब क्या है कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या, लोकसभा की टर्म को जो 5 साल है उसको बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, फॉर 1 year एट अ टाइम, ठीक है, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब एनी लेंथ का मतलब यहाँ पर है, आपने मान लो नेशनल इमरजेंसी चल रही है 3 साल तक, मान लो, ठीक है, मान लो 3 साल तक चल रही है, लेकिन आप 1 साल के लिए ही कर सकते हो एक बार, फिर आप दूसरा लॉ आपको पास करना पड़ेगा दूसरे साल के लिए, थर्ड लॉ पास करना पड़ेगा 3rd ईयर के लिए, मतलब हर एक ईयर को, हर एक साल को, हर एक साल को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको हर एक नया लॉ, एक न्यू लॉ पास करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि एक लॉ पास कर दिया 3 साल के लिए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हर एक एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब अगर 3 साल की नेशनल इमरजेंसी या 5 साल की इमरजेंसी, कितनी भी बड़ी लेंथ हो उसकी नेशनल इमरजेंसी की, आपको 1 साल के एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को एक नया लॉ पास करना पड़ेगा।
तो ये क्या कहती है, ये कहती है हमारी नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा बोलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ये जो एक्सटेंशन है, मान लो नेशनल इमरजेंसी थी 3 साल की, ठीक है, मान लो नेशनल इमरजेंसी 3 साल लगी, ठीक है, अब जो 3 साल है वो खत्म हो चुके, अब नेशनल इमरजेंसी है ही नहीं, तो लोकसभा को टाइम दिया गया है। ठीक है, मान लो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा होगा शायद एग्जांपल, अब देखिएगा। अब बुक, पहली तो चीज ये है कि जब आप मेरे से पढ़ें तो आप बुक लेके बैठिएगा अपनी, ठीक है, ताकि आपको समझ आए साथ के साथ। ठीक है, हर एक चीज समझ आएगी, इसकी गारंटी तो मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या था, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। हुआ क्या था कि हमारी 5th लोकसभा थी। ठीक है, अभी जैसे कौन सी चल रही है, हमारी 18th लोकसभा चल रही है, तो हमारी जो 5वीं लोकसभा थी उसको कब एक्सपायर होना था, उसकी एक्सपायरी डेट थी 1976 18 मार्च। ठीक है, उसके 5 साल पूरे हो चुके थे, किसके, 5th लोकसभा के 1976 18 मार्च को। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। क्यों, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी थी उस टाइम पर। ठीक है, तो एक साल के लिए क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। कब तक, ऑब्वियसली 1977 तक ही होगा, 18 मार्च से आगे। ठीक है, तो एक साल तक क्या किया गया, हाउस ऑफ पीपल को, मतलब लोकसभा को, या आप कह लीजिए हाउस ऑफ पीपल को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया एक साल के लिए। ठीक है, अब इसके थ्रू कैसे होगा, मैंने आपको बताया ना कि हर एक लॉ पास करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास किया। क्या लॉ पास किया, हाउस ऑफ पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976 उन्होंने ये जो एक्ट उन्होंने क्या किया, पास किया। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, अब उन्होंने ये पास किया। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको एक साल और बढ़ाना था, तो उनको फिर से लॉ पास करना पड़ेगा। हाँ, तो 1978 18 मार्च तक उनको फिर से एक्सटेंड करना था, तो उन्होंने क्या किया, एक नया लॉ पास किया, जो क्या था, हाउस ऑफ पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें अमेंडमेंट किया, मतलब अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक नया लॉ पास ही करना होता है। ठीक है, तो उसको पास किया इस एक्ट के थ्रू, तो 1978 तक इसको एक्सटेंशन में लाया, किसको, 5th लोकसभा चल रही है ये, उसको 2 साल एक्सटेंड कर दिया, मतलब वो उसको 7 साल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, 1978 तक हुआ था। ठीक है, उन्होंने 2 साल के लिए किया था, लेकिन ये जो हाउस है, 5th लोकसभा का जो हाउस था वो डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। कब हो गया, 18 जनवरी 1977। हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पहले भी कर सकती है उसको। ठीक है, पहले भी कर सकती है डिसॉल्व, जो हमने एक्ट पास किया था तो उससे पहले भी डिसॉल्व वो कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी नेशनल इमरजेंसी का वो इशू नहीं है, तो हो सकती है। ठीक है, आफ्टर हैविंग इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो आफ्टर 5 साल के बाद 18, उसको होना कब था, उसको होना था डिसॉल्व 1976 में डिसॉल्व होना था। वो कब हुई, 18 जनवरी 1977 में जाकर वो क्या हुई, डिसॉल्व हुई। ठीक है, तो ये ऐसा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या बोलते हैं कि मान लो हमारा जो है एक्सटेंशन, मान लो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और प्रोविजन ये बताया है कि जो लोकसभा है, अब नेशनल इमरजेंसी मान लो आज खत्म होगी। ठीक है, आज खत्म हो गई, 4 जुलाई 2025 को नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई आज। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 6 मंथ तक क्या हो सकता है, आप इसको क्या, इस एक्सटेंशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक्सटेंशन का मतलब है, मान लो आपने 1978 किया होगा। ठीक है, तो आप 6 साल के बाद, जैसे 1978 तक जो है आपने लॉ पास किया कि हम जो है एक्सटेंशन कर रहे हैं 1978 तक,
लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है मान लो 1977 में ही खत्म होगी, ठीक है, जनवरी 1977 में ही जो है नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी। तो इस जनवरी 1 जनवरी 1977 के +6 मंथ तक आप वो लोकसभा कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद आपको हटना पड़ेगा, ठीक है, आपको सीज करना पड़ेगा टू ऑपरेट, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता 6 मंथ के बाद। कब? नेशनल इमरजेंसी सीज होने के बाद, आफ्टर नेशनल इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। सीज्ड का मतलब होता है कि नेशनल इमरजेंसी अब हट चुकी है, ऑपरेट मतलब अब वो ऑपरेट नहीं हो रही है, उसका ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। तो अब उसके बाद सिर्फ 6 महीने तक ही जो है आप लोकसभा वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद आपको लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इस एक्सटेंशन को, अब लोकसभा को हटना पड़ेगा। तो ये था हमारा ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।